आज हम पढ़ेंगे जायसी के पद्मावत में चित्रित लोक जीवन। जायसी विषयक अद्यावधि आलोचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आचार्य शुक्ल का है। जायसी ग्रंथावली में उनकी भूमिका में जिस काव्य मर्मज्ञता, पैनी दृष्टि और तलस्पर्शी मेधा का परिचय मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। शुक्ल जी पहले आलोचक थे जिन्होंने जायसी और उनके काव्य को हिंदी पाठकों के सम्मुख सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया और पद्मावत के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित किया। इस भूमिका में उन्होंने जायसी के विरह वर्णन का संबंध में जो कुछ भी कहा वो अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। वह लिखते हैं कि जायसी की विरह वर्णन कहीं कहीं अत्यंत अतियुक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंचने पाया है। उसमें गांभीर्य बना हुआ है। उनकी अतियुक्तियां बात की करामात नहीं जान पड़ती, हृदय की अत्यंत तीव्र वेदना के शब्द संकेत प्रतीत होती है। शुक्ल जी की इस कथन में से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि जायसी का विरह वर्णन अतियुक्तिपूर्ण है और दूसरा, अतियुक्तिपूर्ण होते हुए भी वह बात की करामात या केवल उसकी बाहरी नापजोक करने वाला है। वह हृदय को तीव्र वेदना का संवेदनशील शैली में प्रस्तुत करता है। हिंदी की रीति काव्य बाहरी नामजोग प्रस्तुत करने वाले विरह वर्णन के लिए बदनाम है, जहाँ कवियों ने नायिका के शरीर को शीर्णता के कारण घड़ी का पेंडुलम बना दिया। जायसी ने भी इस प्रकार की नामजोग वाली ऊहात्मक पद्धति का प्रयोग कुछ स्थलों पर किया है, पर ऐसे स्थल बहुत ही कम हैं। राजा के प्रेम पत्रिका के वर्णन में अथवा नागमती के विरह ताप की व्यंजना में कवि ने इसी पद्धति का प्रयोग किया है, पर अधिकतर जायसी के काव्य में विरह ताप का संवेदात्मक रूप ही पाया जाता है, परिणाम निर्देश वाला रूप नहीं पाया जाता। जायसी ने नागमती विरह वर्णन प्रसंग में पंछी दूत की कल्पना कदाचित कालिदास के मेघदूत से प्रेरणा पाकर की है और कालिदास, तुलसीदास आदि की तरह ही उन्होंने विरह की उस पुण्य दशा का चित्र प्रस्तुत किया है जिसमें विरही जड़ चेतन का भेद भूल पशु पक्षियों की तरह को अपना सहज मित्र समझ उनसे अपनी व्यथा निवेदित करता है। वाल्मीकि के राम भी ऐसा ही करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जायसी एक कदम और आगे हैं। जहाँ तुलसी ने राम को खग मृग मधुकर श्रेणी से कोई उत्तर नहीं मिलता, वहाँ जायसी के पद्मावत में पक्षी के हृदय में नागमती की व्यथा के प्रति सहानुभूति का संचार होता है। वे कहते हैं, फिरी फिरी रोव कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम डोला। उससे दुख का कारण पूछता है, कहो विरह दुख आपन, बैठी सुनहु दंड एक। इतना ही नहीं, वह उसका संदेश ले जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस प्रकार जायसी के पद्मावत में विरह वर्णन का आरंभ बड़ी मार्मिक शैली से हुआ है। जायसी के विरह वर्णन में कारुणिकता है और वो उससे ओतप्रोत है। उनका विरह चित्रण इतना स्वाभाविक है कि पाठक का हृदय नायिका के ताप की आंच में द्रवित होकर स्वयं करुणा का भाव अनुभव करने लगता है। अतिशोक्ति भी हृदय तत्व की प्रधानता के कारण सहज प्रतीत होती है। ऐसे वर्णनों को पढ़ने में हंसी नहीं आती, बल्कि दिल जो होता है वो द्रवित हो उठता है। कृष्णता ताप वेदना के चित्रण के लिए उसने पद्मावती को पद्मनी नारी के रूप में चित्रित किया है। कमल सुख पखुरी बिहारनी, गली गली कै मिली छार हेरानी। इसे पढ़ते ही पाठक के मन में विहरणी के प्रति सहानुभूति और करुणा का पूरा संचार हो जाता है। यहाँ नायिका के केवल शरीर की विरह जन श्रेणिता का वर्णन नहीं है, बल्कि कृष्णता का ही वर्णन है। अपितु उस स्थिति में भी उसके प्रिय में तल्लीन होने की मन स्थिति का अंकन है। हाड़ भये सब किंगरी, नसे भई सब तांती, रोवे रोवते धुन उठे, कहो विधा कही भांति। यहाँ कृषकता से अधिक उसकी मानसिक तल्लीनता का वर्णन है, जो कि सहज पाठक के हृदय में संवेदना जगा देती है। जायसी के विरह चित्रों में प्रेषणता की अद्भुत शक्ति है। वह हृदय की भावनाओं तथा शरीर की दयनीय स्थिति का जो चित्र अंकित करती है, उसमें इतनी शक्ति है कि शीघ्र ही पाठक उस व्यथा तक पहुंचा देती है, जिससे अनुभवी विरही स्वयं महसूस कर सकता है। इसी प्रकार कवि ने नायिका की तुलना जलविहीन सरोवर में उत्पन्न उस कमल से की है, जो धीरे धीरे सूखता जा रहा है और नायिका द्वारा वर्षा की कामना प्रकट कराकर एक ऐसा करुण चित्र अंकित करता है जो पढ़ते ही पाठक संवेदनशील और करुण हो उठता है। वो लिखते हैं, रक्त धुरा मासु गरा, हाड़ भयो सब संग, धनी सारस होई ररी मुई, क्यों सम टही पंख। जायसी के विरह वर्णन की एक बड़ी विशेषता यह है कि उसमें प्रेम का विशुद्ध रूप दिखाया गया है। विद्यापति या रीतिकालीन कवियों ने विहरणी भौतिक और शारीरिक रति के अभाव में दुखी है, परंतु जायसी की नागमती को भौतिक सुख की तनिक भी कामना नहीं है। वह तो केवल प्रिय के दर्शन पाकर ही संतुष्ट हो जाने वाली है। इसलिए पद्मावती कहती है, मोहे भोग सो काज न बारी, सोह
तेजस्वी की चाहनहारी। जायसी के विरह वर्णन में नायिका का जो भावोत्कर्ष दिखाया गया है वो अद्वितीय है। मानव हृदय का इतना उदात्त स्वरूप कदाचित ही किसी काव्य में मिले। यहाँ विहरणी अपने शरीर को जलाकर उसकी राख को प्रिय के चरणों में अर्पित करना चाह रही है। जायसी के विरह वर्णन की एक विशेषता यह भी है कि जो नागमती है वो रानी होते हुए भी अपने आप को सामान्य नारी के रूप में दिखाती है, यानी उसे सामान्य नारी के रूप में चित्रित किया गया है। वो अपना रानीपन भूलकर साधारण स्त्री के समान अपनी व्यथा प्रकट करती हुई नजर आती है, साधारण गृहस्थ की तरह चिंता व्यक्त करती है, जिसके कारण बहुत ही सहज भाव से उसका साधारणीकरण पाठक के साथ हो पाता है। नागमती के विरह वर्णन में जिस 12 मासी की योजना की गई है उसमें कवि ने उसकी स्थिति का वैसा ही दयनीय और करुण चित्रण अंकित किया है जैसा कि सामान्य नारी का। नागमती वर्षा ने अपने घर की दयनीय स्थिति देखकर उसी प्रकार अपनी व्यथा और व्यवस्था व्यक्त करती है जैसे कि कोई निरावलंब स्त्री। विरह वर्णन में प्रकृति के उद्दीपन रूप को चित्रित करने की पद्धति अत्यंत प्राचीन है। जायसी ने भी इस परंपरा का निर्वाह करते हुए विरह की स्थिति में प्रकृति का उद्दीपन कार्य स्वरूप और नायिका पर तत्जन्य प्रभाव का सुंदर चित्रण किया है। जैसे कभी कभी नागमती वर्षा की झड़ी को देखकर अपने और प्रकृति के बीच सामने देखती है और उसी के द्वारा अपनी दशा का वर्णन करती है और कहती है कि बरसे मेघा झकोरी झकोरी मोर दुई नैन चुवे जस ओरी। पर कहीं प्रकृति में विरोध देखकर उसका व्यथित हृदय और भी व्यथित हो उठता है। चारों ओर भरनी पड़ी है किंतु नागमती सूखी जाती है। इसी प्रकार विभिन्न त्योहारों के अवसर पर जब वह अपनी सखियों को अपने अपने प्रिय के साथ हर्ष और उल्लास में मग्न देखती है तो उसका हृदय और भी अधिक क्रंदन करने लगता है। सखी झूमक गावे अंग मोरी हो झुरान बिछोरी मोरी जोरी। इस प्रकार जायसी ने मानव मनोविज्ञान के आधार पर जो विरह चित्र प्रस्तुत किए हैं वे अत्यंत मार्मिक है। यही कारण है कि शुक्ल जी ने जायसी के विरह वर्णन की प्रशंसा में निम्न शब्द कहे हैं कि 12 मासी में वेदना का अत्यंत निर्मल और कोमल स्वरूप, हिंदू दाम्पत्य जीवन का अत्यंत मर्मस्पर्शी माधुर्य, अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं तथा व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय हृदय की सहचर्य भावना तथा विषय के अनुरूप भाषा का अत्यंत संदिग्ध सरल मृदुल और अकृत्रिम प्रभाव देखने योग्य है। इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण जायसी का जो विरह वर्णन है वो अमर हो गया है। नागमती के वियोग वर्णन में वस्तुतः व्यथा अपनी सारी मधुरता, विरह अपना सारा मिठास और प्रणय अपने सारे स्थायित्व और नारी अपनी चरम भावुकता के साथ बोल रही है। फारसी काव्य की परंपरा से प्रभावित इस कवि ने पद्मावत में विरह वर्णन के कुछ स्थलों पर कबाबे सीख पद्धति का भी प्रयोग कर रक्त मांस आदि की बात कही है, जिसके फलस्वरूप उनके विरह वर्णन में विभत्सता आ गई है। उदाहरण के लिए नीचे की पंक्तियां अगर हम देखें तो लिखा है कि बिरह सराघनी भूचे मासू गिर गिरी परे रकत के आंसू। और उनके विरह में ऊहात्मकता भी कम नहीं है। जैसे जिही पंछी के नियर होई कहे विरह की बात, सोई पंछी जाए जरी तरवर होए निपात। इस ऊहात्मकता का एक कारण तो फारसी काव्यों की शैली है, दूसरे कवि विरह के प्रसंगों द्वारा रहस्यमयी सत्ता की अभिव्यक्ति करना भी चाहता है, जिसके कारण अतिशयोक्ति आ गई है। परंतु कुल मिलाकर जायसी का विरह वर्णन ऊहात्मकता से दूर ही है। जैसे शुक्ल जी ने कहा कि उसके अंतर्गत जिन पदार्थों का उल्लेख होता है वे हृदयस्थ ताप की अनुभूति का आभास देने वाले होते हैं, बाहर से ताप की मात्रा नापने वाले मानदंड मात्र नहीं। वह प्रेम और उससे उत्पन्न विरह को महत्व देते हैं। सारांश यह है कि 2-1 त्रुटियों के होते हुए भी जायसी का विरह वर्णन अत्यंत मार्मिक और संवेदना से पूर्ण है। जायसी ने विरहोद्गार अत्यंत मर्मस्पर्शी है। उन्हें विप्रलंभ श्रृंगार का प्रधान कवि कहने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में।